हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर सुमन सिंह आपके सामने फिर से आज एक नया वीडियो लेकर आ रही हूँ। अब तक हमने मानव भूगोल के विषय क्षेत्र, मानव भूगोल की परिभाषाएं, मानव भूगोल का हंटिंगटन और ब्रुन्स के अनुसार जो विषय क्षेत्र था वो है। इसके अलावा मानव भूगोल की संकल्पनाएं, संभववाद, निश्चयवाद, नवनिश्चयवाद, सभी के बारे में अब तक हम पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि मानव भूगोल अन्य विज्ञानों से किस तरह से संबंधित है। बच्चों, मानव भूगोल की शुरुआत जो हुई थी वो किस आधार पे हुई थी कि भौतिक भूगोल में जितनी सारी शाखाएं पढ़ी जा रही थी वो सब ज़्यादातर संबंधित किससे थी? मानव से। तो मानव बहुत प्रभावी तत्व था, इसीलिए विद्वानों ने इन दोनों शाखाओं को अलग अलग किया। एक भौतिक भूगोल रखा और एक मानव भूगोल रखा। तो अब मानव भूगोल भी एक सीमित विषय न रहकर मानव से जितनी भी एक्टिविटीज़, मानव की जितनी भी क्रियाएं अदर साइंसेस के साथ चलती हैं, अन्य विज्ञानों के साथ चलती हैं, उसको भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया और मानव भूगोल में बहुत सारी अन्य शाखाओं को जोड़ा गया। अब मानव भूगोल का अन्य विषयों से संबंध में जब हम पढ़ते हैं तो आप देखिए, भूगोल विषय में भौतिक और सांस्कृतिक दो तरह के वातावरण का अध्ययन किया जाता है और भूगोल की जितनी भी विषय वस्तु है वो ज़्यादातर प्राकृतिक विज्ञानों पर और मानवीय विज्ञानों पर सीमित होती है। अब भूगोल के विषय में प्राकृतिक और सामाजिक दोनों ही विज्ञानों को पढ़ना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत अधिक घनिष्ठ संबंध है। भौतिक विज्ञानों में भूगोल का जो संबंध है वो भूगर्भ विज्ञान से, ऋतु विज्ञान से, प्राणी विज्ञान, खगोल विज्ञान, और सामाजिक विज्ञानों में इतिहास, राजनीति, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि से है। आज हम केवल भौतिक विज्ञानों की बात करेंगे, क्योंकि इस विषय पर भी हमें काफ़ी ठीक से पढ़ना है। तो आज मैं आपको इसमें मानव भूगोल का भौतिक विज्ञानों से संबंध बताऊंगी। ये आपका एक डायग्राम है, आप इसको देखिए। इसमें मानव भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान और मानवीय विज्ञान दोनों से जोड़ा गया है और बीच में एक स्ट्रेट लाइन जो खींची गई है वो इनको दोनों को आपस में अलग अलग करती है। अगर आप प्राकृतिक विज्ञान से जुड़े हुए पार्ट्स को देखेंगे तो उसमें देखिए आप गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, जलवायु विज्ञान, रसायन विज्ञान, पादप परिस्थितिकी, प्राणी पारिस्थितिकी, जल और समुद्र विज्ञान इत्यादि से ये जुड़ा हुआ दिखाई देता है। तो आज हम सिर्फ इसी की बात करेंगे कि प्राकृतिक विज्ञान से मानव भूगोल किस तरह से जुड़ा हुआ है। पहली बात करते हैं हम भूविज्ञान की, मानव भूगोल एवं भूविज्ञान। अब भूविज्ञानों में क्या क्या आता है? भूविज्ञान में आता है पृथ्वी की धरातल की बनावट, चट्टानें, उसकी उत्पत्ति एवं वितरण, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक कालक्रम, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन इत्यादि किया जाता है। मानव का निवास कहाँ है? पृथ्वी पर। तो पृथ्वी के उच्चावच, मिट्टी की प्रकृति, चट्टानें, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी सिद्धांत, पृथ्वी का भूवैज्ञानिक कालक्रम का मतलब यह है कि विभिन्न कालों में जिस तरह से पृथ्वी का विकास हुआ है, चट्टानों में पाए जाने वाले खनिज और पृथ्वी की आंतरिक संरचना जिसमें हम पढ़ते हैं सियाल, सीमा, निफे, इन 3 पार्ट के बारे में। तो इनका अध्ययन मानव भूगोल से रिलेटेड करके पढ़ा जाता है, क्योंकि मानव कहाँ रहता है? धरती पर। और धरातल पर जब मानव रहेगा तो धरातल संबंधी जितनी भी प्रक्रियाएं उसके लाइफ में इफ़ेक्ट डालती हैं, जितनी भी धरातल संबंधी बातें हैं वो मानव के जीवन को प्रभावित करती हैं। मैं आपको हमेशा कुछ एग्जाम्पल देती हूँ जो आप अपने रेगुलर जीवन में देख सकते हैं। जैसे कि यदि आप मैदान में रहते हैं तो आपके जीवन में
और पहाड़ों के व्यक्तियों में के जीवन में बहुत अंतर आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप घूमने जाते हैं तो आपको पता लगता है कि पहाड़ी जीवन कितना कठिन है। उसी तरह से जो पहाड़ी लोग हैं, यदि वो तटीय या समुद्री मैदानी भागों में जाते हैं तो उन्हें लगता है कि ये कैसा जीवन है, हमारा जीवन बिल्कुल अलग तरीके का है। तो मनुष्य पर धरातल की बनावट, धरातल का ढाल, उच्चावच, वहाँ की संरचना में चट्टानें कैसी हैं, क्योंकि जैसी चट्टानें होंगी उसी के अकॉर्डिंग वहाँ की मिट्टी होगी। हम साउथ में जाते हैं तो वहाँ ग्रेनाइट चट्टानें की अधिकता है, तो वहाँ पर आपको काली मिट्टी की अधिकता देखने को मिलती है। और जब हम उत्तर भारत की तरफ आते हैं तो इधर नदियों के द्वारा जमा की गई मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। तो आपकी पृथ्वी पर जितने भी परिवर्तन और मृदा, जलवायु, धरातल, ये सारी जो पृथ्वी की प्राकृतिक स्थितियां हैं वो मनुष्य के जनजीवन को प्रभावित करती हैं। अब इसमें आप जो अध्ययन करते हैं उसमें जैसे पर्वत, पठार, पृथ्वी की मैदान, वलन, भ्रंश आदि का संबंध पृथ्वी की आंतरिक अवस्था से होता है, क्योंकि इन सब की जो उत्पत्ति हुई है वो पृथ्वी की आंतरिक हलचल और पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा हुई है। चट्टानों और भूस्वरूप के भूगोल के अध्ययन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे कि इनका अध्ययन भौतिक भूगोल की शाखा में किया जाता है। इन भौतिक भूगोल में आप चट्टानों का बनना पढ़ते हैं, आप पर्वतों का बनना पढ़ते हैं, पर्वत निर्माण क्रिया पढ़ते हैं, आप पठार पढ़ते हैं। तो ये सारा जो अध्ययन है किया भौतिक भूगोल में जाता है, लेकिन इन सारे प्राकृतिक फीचर्स से, इन सारे प्राकृतिक तत्वों से मानव का जनजीवन बहुत अधिक प्रभावित होता है। तो अब दूसरा इस पर आते हैं हम, मानव भूगोल और ऋतु विज्ञान। सबसे ज़्यादा आप देखिए कि मानव के रहन सहन, खान पान, मकान, उसकी जीवन के प्रतिदिन किस पर निर्भर करते हैं? ऋतुओं पर, जलवायु पर। ऋतु विज्ञान क्या है? ऋतु विज्ञान का निकट संबंध है आपके भौतिक उससे, कि हमारे पृथ्वी के चारों ओर एक सराउंडिंग एरिया है जो कि एयर और आपकी जलवायु गतिविधियों को संचालित करता है। अब आप ऋतु विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं? आप ताप पढ़ते हैं, आप वायुदाब पढ़ते हैं, आप हवाएं पढ़ते हैं, जलवायु का अध्ययन करते हैं। और ये सारे आपके व्यापारिक, आपके सामाजिक, आपकी उत्पादन और अर्थशास्त्र का जितना भी इकोनॉमिक हमारी डेवलपमेंट है, उन सबको ऋतुएं भी प्रभावित करती हैं। कि जहाँ भी आपका, जैसे आप इस समय अगस्त का महीना है और इन दिनों वर्षा काल चल रहा है, तो वर्षा काल में आप देखेंगे कि किन्हीं स्थानों पे बहुत अधिक वर्षा हो रही है, वहाँ बाढ़ की हालात बन जाते हैं, और जिन स्थानों पे बहुत कम वर्षा होती है वहाँ अकाल के आसार बन जाते हैं। तो भूगोल में जब हम ऋतु विज्ञान पढ़ते हैं तो ऋतु विज्ञान में आप पढ़ते हैं कि तापमान कैसा है, वहाँ की वायुदाब की स्थिति कैसी है, वहाँ हवाओं का जो चलन है वो किस तरह का है। जलवायु विज्ञान में आप पढ़ते हैं मौसम। भूगोल में जलवायु विज्ञान के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कि धरातल पर ताप कैसा है, वर्षा किस तरह से हो रही है, और वर्षा का जो मापने का एक आधार है वो 50 सेंटीमीटर की वर्षा रेखा को माना जाता है, और उससे कम वर्षा वाले क्षेत्र अल्प वर्षा भागों में आ जाते हैं, उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो मानव पर इन दोनों ही स्थितियों का बहुत अधिक प्रभाव होता है। और उसके अलावा वायुदाब आपकी वर्षा को निर्धारित करता है, आपकी हवाओं को निर्धारित करता है। उच्च वायुदाब से हवाएं हमेशा निम्न वायुदाब से उच्च वायुदाब की तरफ चलती हैं, और तापमान और वायुदाब में हमेशा विपरीत संबंध होता है। जहाँ तापमान अधिक होगा वहाँ वायुदाब निम्न होगा, और जहाँ तापमान कम होगा वहाँ वायुदाब अधिक होगा। तो ये जो क्रियाएं हैं, जलवायु का प्रभाव सबसे ज़्यादा आपके मानव की आर्थिक क्रियाओं पर पड़ता है, जैसे कि कृषि की उपज, वनस्पति, उद्योग, व्यवसाय, वो सारा
जलवायु से ही प्रभावित होते हैं। इनका अध्ययन भूगोल में किया जाता है और भौतिक भूगोल का ही एक पार्ट है, लेकिन मानव को प्रभावित करने के कारण मानव भूगोल का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा ऋतु विज्ञान बनता है। अब तीसरा हम बात करते हैं मानव भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान। मानव भूगोल एवं वनस्पति विज्ञान में आप देखिए कि वनस्पति और उसका वितरण, इसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। और हमबोल्ट महोदय, जिनकी बात मैंने आपको संभववाद और निश्चयवाद और नियतिवाद जब अपन ने पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि ये जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने ज़्यादातर जो भी बातें कही वो अपने अनुभव के आधार पर कही। इन्होंने बहुत अधिक यात्राएं की और अपनी यात्राओं के आधार पर ही इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी। तो हमबोल्ट ने जब अपनी दक्षिणी अमेरिका यात्रा के समय वनस्पति और प्राकृतिक वातावरण के आपसी संबंध को स्पष्ट किया था कि जिस तरह की जलवायु होगी, वनस्पति भी आपकी उसी प्रकार की होगी। जहाँ पर अधिक वर्षा या लगातार वर्षा क्षेत्र हैं, वहाँ पर आपको सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। जब आप देखेंगे कि 0 डिग्री के आसपास जहाँ प्रतिदिन 4 बजे वर्षा होती है और शीतकाल होता ही नहीं है, पतझड़ काल आती ही नहीं है, तो उस एरिया में आपको जितने भी वन देखने को मिलेंगे वो सघन और सदाबहार मिलेंगे। जबकि आपके उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। वहाँ पर वृक्ष एक निश्चित समय पर एक पतझड़ काल आता है और वो पतझड़ काल में अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। तो ये आपका वनस्पति का जो संबंध है वो मानव भूगोल के साथ साथ जलवायु और पर निर्भर करता है। और मानव की जो वनस्पति, जो भी हम आज अपने वृक्षों का रूप देखते हैं, वो आपका पूरी तरह से आपकी जलवायु पर ही निर्भर है। जलवायु, मिट्टी और वातावरण भूगोल के अध्ययन की एक प्रमुख सामग्री है और ये तीनों ही चीज़ें मानव के आर्थिक आधारों को प्रभावित करती है। मतलब मानव की जितनी भी एक्टिविटीज़, प्रतिक्रियाएं, क्रियाएं चलती हैं व्यवसाय को लेकर, आपके जीवन को स्तर को लेकर, तो ये सारी डिपेंड किस पे करती हैं? आपकी जलवायु, मिट्टी और वातावरण पर। तो इसके अलावा इसके अंदर हम एक स्वतंत्र शाखा है पादप भूगोल। पादप भूगोल मतलब आपके वनस्पति, ये जैसे बायोलॉजिकल इस पे आता है, लेकिन ये पादप भूगोल में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं। और भूगोल का एक संबंध, क्योंकि हमारा जीवन वनस्पति पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। वृक्ष नहीं होंगे तो जीवन बहुत कठिन आपको दिखाई देगा। जैसे कि लगातार हम लोग वृक्ष काटते चले जा रहे हैं, तो उसका परिणाम भी हम भुगत रहे हैं। बहुत अधिक तापमान, बाढ़, कम वर्षा, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमने खुद क्रिएट कर लिया है। हमने पहाड़ों से वृक्ष काट दिए तो वहाँ पर जो वर्षा का पानी बहता है, नदियों के रास्ते अवरुद्ध कर दिए, तो वो नदी का जो प्रवाह था वो बदल गया है। तो जब बारिश होती है, नदी में पानी बढ़ जाता है, चूँकि आपने उनके रास्ते रोक दिए हैं, तो वो बाढ़ के रूप में बदल जाती हैं। बहुत सारे स्थानों पे आपने पेड़ काट दिए हैं। पेड़ काट देने से वहाँ जो वर्षा को आकर्षित करते थे वृक्ष, और वहाँ जलवायु को ठंडा रखते थे, सम रखते थे, वो परिस्थितियाँ भी हम ही मानव वर्ग ने बदल दी है। और मानव वर्ग के बदलने के कारण ही मानव ही उसका खामियाजा भी भुगत रहा है कि अकाल, बाढ़ और अधिक तापमान जैसे समस्याएं लगातार हमारे जीवन में बढ़ती चली जा रही हैं। तो भूगोल का, मानव भूगोल का वनस्पति से बहुत गहरा संबंध है। हमारा बहुत सारा जीवन वनस्पति पर निर्भर करता है। खान पान में भी हमारा सारा का सारा जो फूड प्रोडक्ट है वो हम अपना सॉइल से ही प्राप्त करते हैं। तो वनस्पति सॉइल पर निर्भर करती है। तो ये आपका तीसरा टॉपिक हुआ। चौथा आपका है मानव भूगोल एवं जंतु विज्ञान। अब मानव का जनजीवन जो है वो साथ ही, जैसे कि पशुपालन मानव के जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें प्रतिदिन सुबह, आप लोग सब ध्यान दीजिए कि सुबह सुबह हम लोगों को सबसे पहले एक आदत है चाय पीने की। अक्सर
मतलब मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग चाय पीते हैं, लेकिन वो जो चाय बनती है उसमें एक प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं, वो होता है मिल्क। और मिल्क हमसे कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमारे जानवरों से, भैंस, गाय, बकरी, इन लोगों का जहाँ जो उपलब्ध है जिस प्रकार का। तो दुधारू जीव हमारे जीवन का हमेशा हिस्सा रहे। दुधारू जीव हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक आधार पर भी है, डेयरी उद्योग चलता है, लोग इसीलिए जानवर पालते हैं कि उनका दूध बिके और उनका आर्थिक आधार मजबूत हो। तो इसके अतिरिक्त मांसाहार पूरी तरह से हमारा जंतुओं पर निर्भर है। तीसरा, हमारा जंतु जो है वो हमारे बैलेंस को भी बना कर रखते हैं। ये फूड चेन जो जंतुओं में बनी हुई है कि मांसाहारी, फिर शाकाहारी वनस्पति पर निर्भर है, फिर वनस्पति के अंदर वो जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उन पर निर्भर। तो ये जो चक्र, जीवन चक्र जानवरों का जो बना हुआ है, ये जानवरों का जीवन चक्र हमारे जीवन को बहुत अधिक प्रभावित करता है। यदि मांसाहारी जीव नहीं होंगे तो शाकाहारी जीव बढ़ जाएंगे, और शाकाहारी जीव जब बढ़ जाएंगे तो शाकाहारी जीव क्या करेंगे, आपके खेतों पर हमला कर देंगे, क्योंकि उन्हें शाकाहार में क्या चाहिए, हरा। और हरा चारा जब उन्हें आप चरागाह में उपलब्ध नहीं कराएंगे, वो जिस एरिया में रहते हैं जानवर आपके, जैसे आपके बहुत सारे ऐसे संरक्षित एरिया हैं जिनमें आपको इजाज़त नहीं है वृक्ष कटाई की, उसके बावजूद वो सारी क्रियाएं चलती हैं कई जगह पर। तो अगर हम जंतुओं के लिए वो सारे स्थान नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो शाकाहारी जीव जो हैं वो अधिक संख्या में बढ़ते हुए आप ही के खेतों पर अटैक कर देंगे और आपके खाद्यान्न की कमी शुरू हो जाएगी। तो जीव जंतु मांसाहारी लोगों को भी भोजन देते हैं, प्लस शाकाहारी लोगों के लिए भी वो बहुत यूज़फुल होते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जो खाद और जो उनके ऊपर से वो जो पत्तियां चढ़ जाते हैं उसके बाद जो नई फूटती हैं पत्तियां, तो वो एक तरह से ग्रोथ भी कर देते हैं कहीं कहीं। तो इसमें जीव जंतुओं का जो वितरण है वो भूगोल का एक विशेष अध्ययन क्षेत्र है। ये हमें आर्थिक आधार भी देते हैं, भोज्य सामग्री भी उपलब्ध कराते हैं। इनकी खाल से हम वस्त्र भी बनाते हैं, जूते भी बनाते हैं, उद्योगों के लिए बहुत सारा कच्चा माल हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। और जीव जंतु हमारे जीवन का एक आधार है। तो मानव भूगोल का और जंतु विज्ञान का भी बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यहाँ आज पूरा होता है हमारा मानव भूगोल और उसके भौतिक स्वरूपों से संबंध। इसमें इसके अतिरिक्त हम भौतिक स्वरूपों में और भी चीज़ें को पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि इसमें हम ढाल पढ़ते हैं, हम इसमें हम पढ़ेंगे